आज का टॉपिक है काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। भौतिकी की अनेक घटनाओं में गतिशील कण की जो स्थितिज ऊर्जा है समय पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि केवल कण की स्थिति पर निर्भर करती है। सो वी कैन राइट v इज ए फंक्शन ऑफ r ओनली इंस्टीड ऑफ वी आर टी। v के साथ में आप r और t लिख रहे हैं, इसका मतलब वो स्थिति और समय दोनों पर निर्भर करती है स्थिति ऊर्जा। और अगर समय पर निर्भर नहीं करती है तो v को हम केवल r पर निर्भर करता हुआ मानेंगे, तो v विल बी ए फंक्शन ऑफ पोजीशन r ओनली। तो ऐसा वी आर टी इक्वल टू केवल वी आर लिखेंगे अपन। ऐसे भौतिक घटनाओं के लिए तरंग फलन साई आर टी को स्थिति सदिश पर आधारित तरंग फलन फाई आर तथा समय पर आधारित तरंग फलन फाई टी के गुणनफल से व्यक्त किया जा सकता है। यानी साई जो कि आर और टी दोनों पर निर्भर कर रहा था, स्थिति और समय दोनों पर निर्भर कर रहा था। तरंग फलन जिसकी बात कर रहे हैं अपन, साई वेव फंक्शन है। क्या है ये? जब कण गतिशील होता है तो दी ब्रोगली के अनुसार तरंग कण के साथ क्या चलता है? तरंग चलती है। तो उसको तरंग को ज्यामिति में किससे निरूपित किया जाता है? वेव फंक्शन साई से निरूपित किया जाता है। और वो केवल अगर स्थिति पर निर्भर कर रहा है तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं कि साई फाई जो कि आर का फलन है और एक फाई जो टी का फलन है। एग्जाम में आप चाहो तो इसको फाई 1 फाई 2 कर सकते हैं, नोटेशन ताकि चेंज हो जाए। फाई 1 विल बी फंक्शन ऑफ आर एंड फाई 2 विल बी फंक्शन ऑफ टी, या ब्रैकेट में फिर आप आर और टी लिखेंगे। तो पहला वाला पद केवल आर पर निर्भर करेगा और ये टी पर, और ये दो भागों में बांट दिया। इसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड कहते हैं। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण को पृथक्करण विधि, है ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मतलब पृथक्करण विधि द्वारा दो समीकरणों में पृथक कर सकते हैं। एक समय पर निर्भर करेगी और दूसरी स्थिति पर। कैसे आएगी देखते हैं। उनमें से एक समीकरण केवल स्थिति सदिश पर निर्भर करता है तथा दूसरा समीकरण समय पर निर्भर करता है। यह मान काल आश्रित श्रोडिंगर जो समीकरण है वो आप देखिए समीकरण 2 के अंदर तक लिख रखी है। जे एच क्रॉस डेल साई बाई डेल्टा आर टी, हियर जे इज इक्वल टू अंडर रूट -1 इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 प्लस वी आर टी। आपने पढ़ा था, ये हम क्या लेते थे? ई साई इज इक्वल टू एच साई, श्रोडिंगर समीकरण को शॉर्ट में, और ये हैमिल्टनियन संकारक कहलाता है। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 प्लस वी आर, जो कि एच क्या है? गतिज ऊर्जा पी स्क्वायर बाई 2m प्लस स्थिति ऊर्जा दोनों का योग है। और पी को हमने देखा था आयोटा एच क्रॉस डेल लिखते हैं अपन, तो वो यहाँ पे आयोटा की जगह यहाँ पे जे कर दिया इसने। तो ये समीकरण 2 वही समीकरण है, ई साई इज इक्वल टू एच साई वाली। और इसमें इनके मान रख देंगे। किसके मान? साई आर टी की जगह फाई आर और फाई टी आपने लिख दिया दोनों तरफ। फिर इसको आर आर के पदों को एक तरफ ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, और टी टी वाले पदों को एक तरफ कर दिया। तो लेफ्ट हैंड वाला पद यानी बायां पद केवल किस पर निर्भर कर रहा है? आर पर निर्भर कर रहा है। यानी आर का मान बदलता है तो लेफ्ट हैंड साइड तो बदलेगा, राइट हैंड साइड नहीं बदलेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से यदि दायां पक्ष केवल किस पर? टी पर निर्भर करता है, और यदि टी का मान बदलता है तो राइट हैंड साइड बदलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बदलेगा, तो ये कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब इस समीकरण 3 की सत्यता के लिए ये दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक नियतांक के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि राइट हैंड साइड का जो विमा है वो ऊर्जा की है, इसलिए हम इसको एक कांस्टेंट ई के बराबर लेते हैं और ई उसकी ऊर्जा को व्यक्त करेगा। इसका तात्पर्य है कि टी में परिवर्तन करने से समीकरण के बाएं पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार आर में परिवर्तन करने से समीकरण के दाएं पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः समीकरण के दोनों पक्ष किसी नियतांक के बराबर होने चाहिए। माना यह नियतांक क्या है? कैपिटल ई है, जिसकी ऊर्जा की विमा होती है, इसलिए इसको कैपिटल ई लिखते हैं। तो इसको हल करेंगे। यहाँ से फाई टी और ये ऊपर डेल फाई, ये दोनों टी के फंक्शन है, ये यहाँ रहेंगे, और एच क्रॉस उधर चला जाएगा तो ये ई बाई एच क्रॉस, और डेल्टा टी भी उधर चला जाएगा। और जे को हम अगर उधर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/j क्या होता है?
जिस तरह से आयोटा 1/आयोटा माइनस आयोटा होता है, उसी तरह से यहाँ पे 1/j को माइनस आयोटा है, क्योंकि ये आयोटा का ही अपन j लिख रहे हैं। तो समाकलन करने पर तरंग फलन का काल आश्रित भाग फाई टी, इसका समाकलन कर देंगे दोनों तरफ, तो इसका तो हो जाएगा log फाई टी और उधर हो जाएगा माइनस जे ई एच क्रॉस टी। फिर फाई को उधर log को एक्सपोनेंशियल करेंगे तो वो उधर ये वाला पद आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये log फाई है, फाई को हटा दिया आपने तो वो एक्सपोनेंशियल चला जाएगा। तो समीकरण 3 के बाएं पक्ष से 1/r माइनस एच क्रो उसको भी e के बराबर रख देंगे, तो ये स्थिति वाली यानी r पर निर्भर करने वाली समीकरण आ गई। और यही समीकरण जो कि माइनस एच क्रो स्क्वायर 2m डेल 2 प्लस वी आर फाई आर इजिकल टू ई सही है, इसको हम क्या कहते हैं? काल अनाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण कहलाता है। और इस समीकरण को हल करने पर काल अनाश्रित स्थितिज ऊर्जा V में गतिशील कण का तरंग फलन फाई हमें ज्ञात हो जाता है। ई नियतांक का भौतिक अर्थ क्या है? समीकरण 1 में समीकरण 4 रखने पर हमने देखा था कि ई ऊर्जा के संगत विशेष अवस्था में गतिशील कण से संबंध तरंग फलन साई आर टी, ये साई आर और फाई टी का फलन था, फाई टी की जगह आपने ये रख दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों तरफ साई साई हटा दें तो ये क्या कह रहा है? क्वांटम यांत्रिकी में कुल ऊर्जा संकारक जे एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा टी होता है। अतः इसका उपयोग समीकरण 6 में करने पर जे एच क्रॉस डेल साई बाई डेल्टा आर टी इजिकल टू दोनों तरफ आपने ई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जे एच क्रॉस माइनस जे एच ई ये आ गया हमारे पास, है ना। जे एच ये कट गया और ये बच गया हमारे पास जे एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा टी साई आर टी इक्वल टू ई साई आर टी। यह है कुल ऊर्जा संकारक। यहाँ बताना चाह रहा है कि ये क्या है? जे एच क्रॉस डेल बाई डेल्टा टी को हम ऊर्जा संकारक कहते हैं। अतः नियतांक ई कण की कुल ऊर्जा होती है और समीकरण 6 में वर्णित तरंग फलन के लिए कण के पाए जाने की प्रायिकता समय पर निर्भर नहीं करती है। और साई आर टी साई स्टार साई इक्वल टू फाई आर स्क्वायर वे अवस्थाएं जिनके लिए प्रायिकता घनत्व समय पर निर्भर नहीं करता है, स्थायी अवस्था हल कहलाती है। स्थिति में श्रोडिंगर समीकरण हल स्थायी अवस्था हल कहलाते हैं। तो ये जो हमारे पास बेसिकली जो समीकरण आई है वो 5 वो हमारे पास एग्जाम में आपको करना है और इसको हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन या काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। धन्यवाद।